Jule, Hamze degree section langesla, during Hamze degree mena, ngata lojung zosla, aim se doctor Khaspa Gunchkyo Tejuxinok, Dene ngata studio na, Dr. Professor Rajesh Khadgawat, Khon endocrinologist Juxino, Dene Dr. Sabangata studio Nashkutesla, Gasojun, welcome sir to Doordarshan studio. I'm Dr. Nausheen Aziz. मेडिकल ऑफिसर इन एसएनएम हॉस्पिटल। तो आपका लेह लद्दाख में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि आपको पता है हम हर साल की तरह कैंप करते हैं, तो सर जैसे आप इतने 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं, तो डायबिटीज के केसेस जैसे पहले से आपको कैसा लग रहा है सर? कितना बढ़ चुका है या कैसा है अभी? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे इन लद्दाख में जो कैंप हो रहा है उसमें पिछले 15 साल से आ रहा हूँ। शुरू में जब आप आए थे तो हमने देखा था, सोचा कि यहाँ तो डायबिटीज नहीं होगा, पहाड़ी एरिया है, लोग बहुत चलते हैं, खाना भी ट्रेडिशनल है। लेकिन पहली बार आए तब देखा तो यहाँ डायबिटीज कम नहीं था, यहाँ भी डायबिटीज काफी था। इतने सालों के बाद अब आया कि धीरे धीरे करके डायबिटीज बढ़ रहा है, डायबिटीज ज्यादा हो रहा है। और अगर हम ये कहें कि यहाँ भी डायबिटीज उतना ही है जितना कि दिल्ली में है या उत्तर भारत के बाकी जगह है डायबिटीज, तो गलत नहीं होगा। थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन लगता है कि लोगों ने जो एक्सरसाइज है, जो मेहनत का काम है, वो कम कर रहे हैं। खाने पीने में घी, तेल, फैट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। वही एक कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज है वो यहाँ लोगों में बढ़ती जा रही है। जी सर, जैसे आप फॉलोअप केसेस हम इतने टाइम से देख रहे हैं, जो जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उनका डायबिटीज का कंट्रोल जो है वो पहले से और खराब दिख रहा है ना सर? तो उनका क्या वजह हो गया है कि प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले रहे या डाइट का ही मेन रोल रहा है? उन पेशेंट्स में जो प्रॉपरली दवाई बराबर नहीं ले रहे हैं, जिनको जो दवाई बताई गई थी वो दवाई नहीं ले रहे हैं, या जिन्होंने अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन में चेंज नहीं किया है, जो खाने में ध्यान नहीं रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उनमें निश्चित तौर पे उनका जो शुगर कंट्रोल है वो खराब रहता है। और धीरे धीरे करके खराब शुगर कंट्रोल बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर गोलियों से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको इंसुलिन सजेस्ट करते हैं कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले, और ताकि उससे कंट्रोल हो सके। कुछ केसेस में ये देखने में आया कि जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडवाइस को फॉलो किया है, दवाई भी बराबर ली है और घूमना फिरना शुरू किया है, वजन भी कम किया है, तो उनमें ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है। और कईयों में तो ऐसा भी हो गया कि हमें दवाई की मात्रा भी कम करनी पड़ी है पहले के मुकाबले। सर एक बार ये इंसुलिन अगर हम लगा देते हैं तो उसको हम बंद नहीं कर सकते एकदम, क्योंकि लोग ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि इंसुलिन लगाया तो अब मैं दवाई खा के कंट्रोल कर सकता है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अगर किसी को इंसुलिन शुरू कर दिया तो उसको जिंदगी भर लगाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन हम अधिकतर केसेस में शुरू करते हैं कि ब्लड शुगर टैबलेट से नहीं कंट्रोल हो रही है तो उसमें इंसुलिन शुरू करते हैं। कई बार यह होता है कि हमने ब्लड शुगर कंट्रोल खराब था, इंसुलिन शुरू किया, 2-3 महीने इंसुलिन दिया, उससे उनका शुगर कंट्रोल अच्छा हो गया, उसके बाद वापस इंसुलिन बंद भी कर सकते हैं। कई केसेस में होता है कि इंसुलिन हम शुरू करते हैं कि उनका कोई ऑपरेशन होने वाला है, आंख का जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है या और कोई ऑपरेशन होने वाला है, या जिनकी तबीयत खराब है वो गोली नहीं ले सकते, तो उनको इंसुलिन शुरू करते हैं और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है या उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वापस इंसुलिन बंद कर सकते हैं। जहां तक टाइप 1 के पेशेंट की बात है, टाइप 1 डायबिटीज अलग तरह की डायबिटीज है, यह अधिकतर केसेस में बच्चों में होती है। इसमें हम एक भी दिन इंसुलिन बंद नहीं कर सकते हैं। जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन हमें बंद नहीं करना है, उसमें इंसुलिन हमें बराबर देना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में हालांकि कुछ मरीजों में हो सकता है कि इंसुलिन बिल्कुल बराबर ही चले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार शुरू हो गया तो जिंदगी भर चलेगा ही। शुगर कंट्रोल आ गया है और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपनी डाइट में चेंज कर रहे हैं, तो इंसुलिन बंद भी किया जा सकता है। तो जो इंसुलिन लेते हैं ना सर, इसमें ज्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पेशेंट को या जो भी पेशेंट हो, वो कभी बच्चों में ज्यादातर हम देखा है हमने केसेस, जो स्कूल जाते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो टीचर जो है वो बहुत घबरा जाते हैं कि क्या करना है, बच्चा बेहोश हो जाता है। तो जो लोकल मतलब सिंपल टर्म्स में हम मेजर्स कर सकते हैं, स्टेप्स, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और स्पेशली उन लोगों को जिनको इंसुलिन
इंसुलिन लग रहा है जी। या जिनको शुगर की ज्यादा गोलियां चल रही है, तो उसमें कभी ऐसा हो सकता है कि आपका शुगर कंट्रोल अच्छा आ रहा हो, तो लेकिन जो आपने इंसुलिन की मात्रा लगा ली है, गलती से ज्यादा लगा ली है या आपने कम खाया है, सो ऐसी स्थिति में शुगर नीचे आना शुरू हो जाता है और 70 से कम हो जाता है। जी। क्योंकि ग्लूकोज दिमाग के काम करने के लिए जरूरी है, इसलिए हमें ग्लूकोज नॉर्मल मेंटेन करना होता है, नहीं तो हमारा दिमाग काम नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें बहुत जरूरी है कि तुरंत हम ग्लूकोज लें, नहीं तो दिमाग को नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर ब्लड शुगर 70 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपो भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज आसानी से घर पे किया जा सकता है। आपको ये करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया का कोई लक्षण हो रहा है, लक्षण में ऐसा होता है कि हाथों में कंपन शुरू, घबराहट, पसीना, बेचैनी, तेज भूख लगना, जी घबराना, इस तरह की गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की अगर कोई भी आपको लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत सोचिए कि कहीं शुगर 70 से कम नहीं हो गई है। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर की सुविधा है जिसमें आप अंगुली से शुगर चेक कर सकते हैं, तो तुरंत आप शुगर चेक कर लीजिए, और 70 से कम ग्लूकोज है तो हम कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है। ऐसी स्थिति में जो तुरंत आपको इलाज करना है कि आपको ग्लूकोज पीना है। ग्लूकोन का, जैसे आप बाजार में जाए तो ग्लूकोन का डब्बा आता है, ग्लूकोन सी, डी ग्लूकोज आता है। सो उस ग्लूकोज में 3 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के पीना है, एंड 2 मिनट के अंदर अंदर आप एकदम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर आपको 2 मिनट में कम शुगर के सारे लक्षण ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आपको भूलना नहीं है, उसके 10 मिनट में बाद में आपको कुछ खाना है, जैसे आपने एक चपाती खा ली या थोड़ा सा राइस खा लिया या ब्रेड खा ली, ऐसी कोई भी चीज आपको उसके 10 मिनट के बाद में खानी है, ताकि उसके बाद शुगर बढ़ी भी रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके खाने का समय नजदीक है, जैसे आपके लंच का टाइम आ गया है, तो आप ग्लूकोज पी लीजिए, पी के उसके बाद आप खाना खा लीजिए 10 मिनट बाद में, तो वो एक अच्छा इलाज है। और उन सभी मैं स्कूल टीचर से जो यहाँ पे उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके क्लास में कोई टाइप 1 बच्चा है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। जो जिसको टाइप 1 है, जिसको इंसुलिन चल रहा है, उसमें कभी भी शुगर लो हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनको जो सबसे पहले करना है, तुरंत बच्चे को 3 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के पिला दें और बच्चे के पास बैठ जाए। देखिए बच्चा 2 मिनट में, 3 मिनट में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद उसको जो लंच का टाइम आता है तो लंच खिला दीजिए, नहीं तो कुछ खाने को दे दीजिए, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये स्टेप स्कूल में ले लेते हैं तो बहुत फायदा है आपको, अस्पताल जाने से बच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बच्चे को तुरंत गाड़ी में डाल के अस्पताल भेज दिया है स्कूल से, और रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया है, 10-15 मिनट लग गए हैं। अगर 10-15 मिनट तक शुगर कम रह गया तो बच्चे को दिमाग को नुकसान हो सकता है। तो अगर अस्पताल भेजना भी है तो पहले उसको आप ग्लूकोज पिला दीजिए, 3 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के पिला दीजिए, और उसके बाद में आप चाहें तो पेरेंट्स को बता दीजिए या चाहें तो अस्पताल भेज दीजिए, लेकिन ग्लूकोज दे के भेजना, बिना ग्लूकोज दिए किसी भी हालत में बच्चे को स्कूल से नहीं भेजना है। जी थैंक यू सर, ये बहुत बड़ा मैसेज था स्कूल टीचर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर हम बच्चों में देखते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस बहुत हम देखते हैं, अभी भी हमने हॉस्पिटल में देखा हुआ है। तो इसको हम स्कूल लेवल पे ही ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए मेरे टीचर्स प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए। ग्लूकोन डी का पैकेट जो आता है 3 चम्मच पिलाना बहुत इजी होता है, पानी के साथ मिला के बच्चे को तुरंत दे दीजिए। ज़्यादा दिन आप हॉस्पिटल लेके आओ, फिर तब तक टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें टाइम गैप ना हो, तुरंत हम जहाँ कहीं पे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो वहीं पे ही हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम मूव करते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। इसमें भी इंसुलिन जो लगाते हैं उनको भी सेम यही करना है, क्योंकि उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस है। हाइपोग्लाइसीमिया चाहे टाइप 1 में हो टाइप 2 में, दोनों में सेम है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, इलाज करना है। जी सर, तो अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो ये जो हम टेस्ट बोलते हैं ब्लड शुगर का, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कितने बारी टेस्ट करते रहना चाहिए, और हम क्या क्या टेस्ट उनको एडवाइस करना चाहिए? हाँ, जिनको डायबिटीज हो गई है और जो इलाज ले रहे हैं उनमें टेस्ट कौन सा करना चाहिए, कितनी बार चाहिए, एक बहुत आवश्यक जानकारी है। अगर आपको सिर्फ दवाइयां चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज टेस्ट करने की जरूरत है। अगर एक से ज्यादा दवाई चल रही है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप टेस्ट कर लें। और सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो खाली पेट की शुगर। सवेरे जब भी उठते हैं आप, तो आप कुछ भी खाने पीने से पहले 1 बार ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लें। और अगर दूसरा टेस्ट आपको करना है
तो जब भी आप शाम को खाना खाते हैं या तो दोपहर को लंच करते हैं या शाम का खाना खाते हैं, उससे पहले एक बार 5 मिनट पहले एक बार टेस्ट कर ले, तो उससे हमें पूरे दिन की शुगर का कंट्रोल का पता चल जाता है कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन उन टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को जिनको इंसुलिन चल रहा है, एज ए गोलियों के साथ में इंसुलिन भी दे रहे हैं शुगर कंट्रोल के लिए, उनको थोड़ा बार बार चेक करने की जरूरत है, ताकि हमें पता चलता रहे कि शुगर कंट्रोल है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है वो कम शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे हैं जिससे उनको जिंदगी का खतरा हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि अगर आपको इंसुलिन चल रहा है तो 2-3 दिन में एक बार शुगर चेक कर लेना जरूरी है। वही खाली पेट की शुगर और शाम को खाना खाने से पहले की शुगर अगर आप कर ले, हफ्ते में 2 बार कर ले, तो बहुत अच्छा है, उसे हमें पता चलता रहेगा कि शुगर कंट्रोल कैसा है। और जैसे हम एडवाइस करते हैं सर HbA1c, जिससे हम पिछले 3 महीने का शुगर कंट्रोल कैसा रहता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे सर? क्या उसका रेंज कितना होना चाहिए, कितने से ऊपर ना हो, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, एक ये नया टेस्ट है, जैसे शुगर की तो हम बात करते रहते हैं सालों से कि शुगर चेक करनी है। एक ये नया टेस्ट शुरू हुआ है जिसमें वो पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल क्या बता देता है। दिन भर में अगर देखें तो कम शुगर, ऊपर नीचे शुगर होती रहती है, नॉर्मल आदमी में होती रहती है, तो हमें एवरेज नहीं पता चलता है। सो इस टेस्ट से हमें एवरेज पता चल जाता है, क्योंकि ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। तो किसी भी स्थिति में हमें साल में 4 बार से ज्यादा ये टेस्ट नहीं करवाना है। 4 बार भी ज्यादा होगा, अगर हम 2 बार या 3 बार करवा लें तो भी हमें पता चलता रहेगा। एक बार आपने HbA1c का टेस्ट करवा लिया है तो किसी भी स्थिति में अगर आप 3 महीने से पहले करवाते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, पैसे भी लगेंगे और तकलीफ भी होगी ब्लड सैंपल देने की। 3 महीने से पहले हमें नहीं करवाना है। अब आया कि कंट्रोल की बात, अगर टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज, किसी भी तरह की डायबिटीज है, सो HbA1c की रिपोर्ट आती है परसेंट में जी। सो ये 7% से कम रहना जरूरी है। अगर जैसे किसी मरीज को किडनी की तकलीफ है या किसी को हार्ट की तकलीफ है या कोई ज्यादा चल फिर नहीं पाता, तो उन मरीजों में थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं कि 7.5 तक भी रहे या 8 तक भी रहे तो ठीक है। लेकिन किसी भी मरीज में अगर HbA1c 8% से ऊपर रहता है, उसका मतलब है कि ये शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें तुरंत कोई स्टेप लेना पड़ेगा, दवाई बढ़ानी पड़ेगी या खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम शुगर को कंट्रोल कर सकें। जी सर। और सर जैसे हम देख रहे हैं कि HbA1c के अनुसार ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो अगर हम इंसुलिन स्टार्ट करना हो तो हम 8 के ऊपर से करेंगे या उसके कम से भी कर सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? इंसुलिन शुरू करना निर्भर करता है कि हमारी ब्लड शुगर का कंट्रोल क्या है। जैसे अगर हमारी शुगर 8 से ऊपर चल रही है और गोली की मात्रा ज्यादा नहीं है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि गोली से कंट्रोल कर लें। हमने सारे गोलियों की पूरी मात्रा यूज कर ली है, 2-3 महीने देख लिया है, पेशेंट ने डाइट और एक्सरसाइज भी पूरा कंट्रोल करके देख लिया है, उसके बाद भी अगर 8 से ऊपर रहता है तो हम इंसुलिन शुरू करते हैं। या फिर कुछ पेशेंट में होता है कि 10 से ऊपर चला जाता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, गोली भी खा रहे हैं, तो उस स्थिति में तुरंत हम इंसुलिन शुरू करते हैं। जी सर। तो हम बात करते हैं, जैसे हम प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं सर, अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो उसमें तो हमें सिर्फ इंसुलिन ही देते हैं कि उसमें भी हम मेडिसिन ऐड कर सकते हैं? हाँ, जब भी प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एक ये खतरा रहता है कि प्रेगनेंसी होते ही डायबिटीज हो जाए। तो सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा कि जिसको भी प्रेगनेंसी होती है, तुरंत जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी है, तुरंत आप नजदीक के हॉस्पिटल में, लैब में जाके चेक करवाएं कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर उसमें शुगर बढ़ी हुई आ जाती है तो पहला जो हम स्टेप लेते हैं कि उनको डाइट और एक्सरसाइज बताते हैं। 2 हफ्ते देखते हैं, डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल आ गया तो हमें तो ठीक है, नहीं कंट्रोल आया तो हमें उसके बाद दवाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बढ़ी हुई शुगर बच्चे को चली जाती है तो बच्चे का पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। सो उसको कम करने के लिए हमें दवाई शुरू करनी पड़ती है। एक नॉन प्रेग्नेंट के लिए बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए सिर्फ एक ही दवाई अवेलेबल है, वो है मेटफॉर्मिन। टैबलेट एक ही अवेलेबल है, वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की गोली है, ये दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे पे भी कोई नुकसान नहीं होता है, माँ को भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन मेटफॉर्मिन की एक मात्रा है, हम 2000 मिलीग्राम दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते।
अगर वो करने के बाद भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम और कोई दवाई प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो उस स्थिति में हमें सिर्फ इंसुलिन ही काम में लाना है और बिल्कुल अच्छा कंट्रोल रखना है प्रेगनेंसी में, ताकि उसका बच्चे पे असर नहीं पड़े। और अगर हम अच्छा कंट्रोल रखते हैं तो न तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, न माँ को कोई प्रॉब्लम होगी, एकदम हेल्दी होंगे। बस हमें खाने पीने का ध्यान रखना है और बराबर दवाई इंसुलिन की मात्रा लेनी है। अब जो ये डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कितनी बारी टेस्ट करने की जरूरत है, या उनको कितना रिस्क होने की चांसेस है? हाँ जी, अगर घर में किसी एक को डायबिटीज है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो अब है कि शुगर चेक करते रहे तो हमें पता चलता रहेगा डायबिटीज है या नहीं है। किन लोगों को चेक करनी है? सब तुरंत चेक करनी है। अगर घर में आपके किसी को डायबिटीज है, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको हार्ट की डिजीज है, या आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर आपका चलना फिरना एकदम कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत चलते फिरते नहीं है, उन लोगों को तुरंत चेक करवा लेने की जरूरत है। नहीं तो 40 साल के बाद हर एक व्यक्ति को एक बार शुगर चेक करवाने की जरूरत है। और सबसे अच्छा है कि अगर आप चेक करवाए तो खाली पेट की शुगर चेक करवा लें, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अगर खाली पेट की शुगर आपकी 100 से कम है तो हम कहते हैं कि आपकी शुगर एकदम नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी शुगर 126 या इससे ज्यादा 126 या मोर देन 126 आती है तो हम तुरंत कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। अब सवाल बचता है कि जिनकी 100 से 126 के बीच होगी उसका हम क्या करेंगे। उस स्थिति में यह कि हम उनको ग्लूकोज पिला के देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसके 2 घंटे बाद फिर चेक करके देखते हैं कि वो बढ़ती है कि नहीं। और अगर वो 200 क्रॉस कर जाती है तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज है। अगर 200 क्रॉस नहीं करती है और फास्टिंग 100 से 126 के बीच में है तो उस स्थिति को कहते हैं कि प्री डायबिटीज है। इसमें दवाई की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें हमारे खान पान में, हमारे एक्सरसाइज में बदलाव करने की जरूरत है। हमें पैदल चलने की जरूरत है, मेहनत का काम करने की जरूरत है। और साथ में खाने में घी, तेल, वसा, फैट, बटर, ये चीजें जितना से जितना हम कम करेंगे तो हम बचा सकते हैं कि जो प्री डायबिटीज में है वो वापस नॉर्मल में आ जाए। नहीं तो अगर प्री डायबिटीज और हमने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो ऐसी स्थिति में उनको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा देखा गया कि अगर 100 मरीज हम प्री डायबिटीज के लेते हैं तो साल भर बाद में 30 लोग उसमें से डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम डाइट एक्सरसाइज करें तो इसको आसानी से रोक सकते हैं। जैसे डाइट का आप बता रहे हैं कि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबको एक मिथ है कि जिसको डायबिटीज हो गया वो आलू नहीं खाते, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। तो इससे भी ज्यादा हम ध्यान इस पे नहीं देते कि ये तले हुई चीजें, फैटी चीजें और नॉनवेज ये सारा हम ले रहे होते हैं। बट कंसेप्ट ये है कि सिर्फ मीठा नहीं खाना है और फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। सर उस पर आप क्या कहेंगे? सर डाइटरी एडवाइस यही है ना कि घी तेल चीजें बिल्कुल, जो हम जैसे फ्रूट की बात है, हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सेब यहाँ पे बहुत होता है, सब डायबिटीज के पेशेंट सेब खा सकते हैं। एप्रिकॉट जो यहाँ एप्रिकॉट आप खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सारे फ्रूट आप खा सकते हैं। आपको ताजा फ्रूट खाना है, ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट खाएं तो भी 1-2 पीस आप ड्राई फ्रूट के खा सकते हैं। अगर ज्यादा खाम में लेंगे तो उनमें फैट होती है, उन सब ड्राई फ्रूट का तेल निकलता है। तो उससे ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा तेल जा रहा है। तो फ्रूट आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, काफी लोग ये पूछते हैं कि हम क्या चावल खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन तो आप बिल्कुल चावल खा सकते हैं। आप तीनों टाइम चावल खा सकते हैं। चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उबले हुए चावल खाने हैं। अगर आप उसकी बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं जिसमें ऊपर से घी तेल डालते हैं तो जो ऊपर का घी तेल है वो आपको प्रॉब्लम करता है, उससे हमें बचना है। अगर उबले हुए चावल आप दही के साथ या सब्जी के साथ या दाल के साथ आप लेते हैं, बिल्कुल डायबिटीज के पेशेंट को किसी तरह का भी नुकसान नहीं है। अब सबसे जरूरी है कि हमें बचाव किस चीज से करना है, कौन सी चीज नहीं खानी है। सबसे जरूरी है कि हमको खाने में घी, तेल, ऑयली चीजें जो है उनका इस्तेमाल कम करना है। सब्जी में जैसे तेल रहता है, हमें उस तेल से बचाव रखना है। अगर हम नॉनवेज ले रहे हैं तो अगर हम बटर चिकन खा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम है, बटर से प्रॉब्लम है। लेकिन हम तंदूरी चिकन खा रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी फैट नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जिसके बनने में घी तेल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, हमें उससे बचना है। कई पेशेंट ये भी कहते हैं कि क्या हम शुगर फ्री की मिठाई खा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है तो हम क्या वो खा लें? नहीं, वो भी नहीं खाना है, क्योंकि ऐसी कोई मिठाई नहीं है जिसके बनने में घी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ हो।
तो अगर हम शुगर फ्री मिठाई भी खा रहे हैं तो ठीक है, शुगर नहीं जा रही, लेकिन घी तेल अब तो जा रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है, और उन कैलोरीज की वजह से हमारी शुगर कंट्रोल खराब हो जाएगा। तो हमें उससे भी बचना है। जैसे अगर आप पराठा खा रहे हैं तो पराठा नहीं खाएं, उसकी जगह आप चपाती खा लें, घी तेल नहीं लगाएं, सब्जी में भी घी तेल रखें। तो ऐसी दिनचर्या यूज करके हम काफी हद तक डायबिटीज से बच भी सकते हैं, और है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, अब हम बात करते हैं थायराइड के बारे में, जो यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि थायराइड की वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है, तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे सर, मैसेज? नहीं, ये बहुत गलत फहमी है कि थायराइड की वजह से वजन बढ़ रहा है। थायराइड की वजह से बिल्कुल वजन नहीं बढ़ता है। वजन हमारा बढ़ता है कि हमारे खाने पीने में गड़बड़ी है, हमारे खाने में घी तेल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसा होता है। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा थायराइड होता है तो उसमें यह होता है कि चलना फिरना कम हो जाता है, वो बैठे रहते हैं, खाना बराबर खाते रहते हैं, तो उससे वजन बढ़ जाता है। किसी को भी अगर थायराइड की बहुत ज्यादा बीमारी है तो 2-3 किलो 4 किलो ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है, और जैसे ही हम थायराइड की गोली शुरू करते हैं तो इतना बढ़ा हुआ वजन पहले हफ्ते में ही कम हो जाता है। जी जी जी। तो ये कहना कि थायराइड की वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। और वजन बढ़ने का मुख्य कारण है कि हमारे डाइट एक्सरसाइज में इम्बैलेंस है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो थायराइड का पेशेंट भी आसानी से वजन कम कर सकता है। और ये जो थायराइड के पेशेंट हम अभी तक देख रहे हैं सर, सबके पास इतना बड़ा लिस्ट होता है, वो टेस्ट कर करके TSH, T3, T4, TSH कर करके आते, तो ये कितने बारी करना चाहिए इनको, क्योंकि ये हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद करते रहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने भी यहाँ कैंप में देखा कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा थायराइड के टेस्ट कर रहे हैं, थायराइड एंटीबॉडीज के टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत महंगे टेस्ट है। एंटीबॉडी का एक टेस्ट 1500 रुपए का है यहाँ पे, सो बहुत महंगा है, उससे हमें इलाज में भी कोई फायदा नहीं मिलता है। सो अगर थायराइड का पेशेंट है, अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो आपको जैसे TSH बढ़ा हुआ है तो हमने गोली शुरू कर दी। पहली बार आपने 3 महीने के बाद एक बार टेस्ट करवाया और वो अगर कंट्रोल आता है तो किसी भी स्थिति में 1 साल से पहले आपको दोबारा थायराइड का टेस्ट करवाना ही नहीं है। जी बिल्कुल। और एक बार थायराइड की दवाई शुरू हो गई तो आपको कोई भी एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं करवाना है। काफी पेशेंट्स हमने यहाँ देखे जो साल में 2 बार 3 बार 4 बार या हर महीने में 1 बार टेस्ट करवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये पैसे की वेस्टेज है, इससे इलाज में कोई फायदा नहीं होता है। सो ऐसा करके हम पेशेंट का भला नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं करवाना है ऐसा टेस्ट। और अगर थायराइड आपका कंट्रोल है तो साल में 1 बार ही करना है। और जैसे तरह लोगों का एक डाइट का भी क्वेश्चन होता है कि हमें कॉलीफ्लावर, जिस फूल गोभी, बंद गोभी और ये ब्रोकली, ये चीजें नहीं खानी है, थायराइड है हमें, तो उस पर क्या कहेंगे सर? इसमें थायराइड के लिए क्या परहेज करना है लोगों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे पेशेंट से हमने सुना कि थायराइड के पेशेंट है, हमें ब्रोकोली नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सब चीजें आराम से खा सकते हैं, गोभी भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। इससे थायराइड का कोई संबंध नहीं है। थायराइड का किसी भी तरीके से खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। पुराने दिनों में जब आयोडाइज नमक नहीं होता था तो उन दिनों कहते थे कि ब्रोकोली नहीं खाओ। आजकल पूरे देश में हमारे आयोडाइज साल्ट है, सब लोग आयोडाइज साल्ट खा रहे हैं, तो हमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं है थायराइड की बीमारी में। आप सब खाना खा सकते हैं, ब्रोकोली भी खा सकते हैं, गोभी भी खा सकते हैं, सब चीजें बराबर खा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर, एक और सवाल है सर जो हम कॉमनली देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे गले में कुछ फंसा है, कि यह थायराइड की वजह से हो रहा है, निगलने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, थायराइड का इससे कोई संबंध नहीं है। थायराइड गले के बाहर है, गले के अंदर नहीं है। यह चमड़ी के बिल्कुल नीचे है और गला उसके काफी पीछे है। और गले में खराबी आना एक कॉमन बीमारी है। जुकाम से भी हो सकता है, उसमें वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, खाने पीने से भी हो सकता है। यह सारा खाने पीने की वजह से या बीमारी की वजह से, थायराइड का इसमें बिल्कुल भी संबंध नहीं है। सो हमें यह कहना कि थायराइड की वजह से गले में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल सही नहीं है। जी, मुझे आशा है हमारे दर्शकों को अच्छे से विस्तार से इन्होंने सर ने बताया तो लोगों को समझ आया होगा। तो मैं आशा करती हूँ हम अगले साल फिर से आपसे और जानकारी लेंगे। आपको स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का। मुझे रेवा रात नादा जिक्सन लंगियसला थायराइड ना शुगर स्कोरला मा सल्पो नपो डॉक्टर साहब मोलतेनो तिने ngata जिक्सन लंगियसला हागोते दो ते बेकनी जाउने लकलन जादिन तिना नपो ए गॉस्पा जुइन जुले